जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। है कि अभी हाल में आपका CRPF होगा सरकारी.com पर जाएंगे तो एडमिट कार्ड के लिए 20 फरवरी को लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और 22 से 28 के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। तो इसलिए जो भी समय बचा है सभी विद्यार्थी एक बार चैनल से जुड़ जाइए और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मैं डेली शाम के 6 से 7 बजे के बीच में टेस्ट सेट प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप सभी उन टेस्टों को लगाएं जो कि ये सवाल बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि यह सवाल जो है ये जो है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर है, इसे हल करेंगे कि किस टाइप के प्रश्न आने की संभावना है। इससे आप लोग वीडियो को रोक कर और खुद से बनाने की कोशिश करेंगे और जब खुद से नहीं बनेंगे तब वीडियो को फिर प्ले कर कर देखेंगे कि हमने किस तरह से सॉल्व किए हैं। चलिए प्रश्न पे जाते हैं। यदि 4 + 5 × x - 1 = 34 है तो 4x² - 3x का मान क्या होगा। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है। क्वेश्चन आपका यह है कि 4 + 5 × x - 1 = 34 है। ठीक है, पहले आप x किस में मान निकाल लीजिए। तो x के मान कैसे निकालेंगे, देखिए अब ये इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5 × x - 1 = 34 माइनस ये 4 इधर आ जाएगा। तो अब गुना कर दीजिए तो 5x - 5 = यहाँ 30 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। हिंदी में हम पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो अब क्या होगा कि इसको आप इधर भेज दीजिए, इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 30 + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5x = 35 हो गया। x का वैल्यू जो आपका आएगा 35/5 यानी कि 7 आ जाएगा कट के। ठीक है, तो x का मान आपका 7 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन का है कि 4x² - 3x का मान बताना है। तो जहां जहां आपका x है वहां 7 रख दीजिए। तो यहाँ 4 है, 7 का यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, -3 × 7 हो जाएगा। चलिए 4 × 7 = 49 - 70 की 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करिए, 9 × 36 हासिल 3, 6 × 16 3, 19 और घटाओ 21 हो गया। यहाँ पे इसको अब घटाएंगे तो क्या होगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा और 19 में से 2 जाएगा तो 17 हो जाएगा। 175 आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में है, दिया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे, दोस्तों के पास शेयर करते चलेंगे। जो भी स्टूडेंट आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फटाफट मेरे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल से जुड़कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको झलक दिखाते हैं और वीडियो को रोककर आप सोल्व कीजिए। आई होप कि अपने वीडियो को रोककर सोल्व करने की पूरा कोशिश कर लेंगे होंगे। जिन विद्यार्थी से बन गए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका आंसर कितना दिन आया है। टाइम एंड वर्क का है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, शानदार है, जानदार है। चलिए अब आ जाइए प्रश्न पे। तो प्रश्न कहता है एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है कि उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, इसको बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। P जो है वो 8 दिन में कर सकता है, Q जो कर सकता है वो 24 दिन में कर सकता है, ये ना है। हाँ ठीक है, उसके बाद में कर सकता है, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया। ठीक है, P ने कार्य छोड़ दिया, 5 दिन तक साथ काम किया है, बाकी छोड़ दिया है। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले इसका एलसीएम निकालेंगे हम, कितना होगा, 24 होगा। इसका क्षमता 3 होगा, इसका क्षमता 1 होगा। ठीक है, इसका क्षमता 3 और इसका क्षमता 1 होगा। अब क्या कह रहा है कि ये दोनों ने मिलके यानी 4 हो जाएगा, साथ ही काम करेगा। एक दिन में तो 4 यूनिट काम करेगा, 5 दिन काम किया है। ठीक है, 5 दिन तक काम किया है तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना है, 24 यूनिट काम है, 20 यूनिट कर दिया तो शेष कितना बचा, शेष बचा वो 4 बच गया। अब क्या कह रहा है कि शेष का क्यों कितने दिन में करेगा, तो क्यों यहाँ क्षमता ये है, एक दिन में एक काम को करेगा। ठीक है, एक दिन में एक काम को करेगा, 4 काम करना है तो इसको कितना दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। तो 4 दिन आप आंसर में देखेंगे 4 डेज, तो 4 डेज आपको ऑप्शन नंबर 3 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। कहीं भी दिक्कत हो जरूर बताएंगे, हम एक एक नियम से बता देंगे। जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया होगा उनको स्पेशली हम एक एक विधि से बता देंगे। हालांकि ये विधि जो बहुत आसान है, सरल है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, जरूर बनेगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, आपको एकदम हमेशा कहीं ना कहीं सवाल मिलता ही रहा होगा।
ये आपका साझेदारी वाला है, हिस्सादारी वाला है, जो कि इन्वेस्ट करके दो पार्टनरशिप अपना बिजनेस चलाते हैं और जो बेनिफिट होता है वो अपना कैलकुलेट करते हैं। हम इतना रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किए थे, आप कितना इन्वेस्ट किए हैं। जो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो कम इन्वेस्ट करेंगे उनको कम बेनिफिट होगा। बात यही है। चलिए ABC ने क्रमशः 7,000, 8,000 और 12,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, यानी एक बिजनेस शुरू किया। ठीक है, एक वर्ष बाद B को उसके हिस्से का लाभ के रूप में 3200 रुपया मिले, यानी 3,200 रुपया मिले। कुल कितना लाभ हुआ था यही बताना है, मतलब कि B के जो हिस्सा में लाभ मिला है वो 3200 है। तो टोटल कितना लाभ हुआ है कि B को 3200 मिला है। तो चलिए सबसे बड़ी बात है, इसको बहुत आसान तरीके से बताएंगे दोस्तों। ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, इसका रुपया जो है 7,000 है, 7,000 जमा किया है। उसके बाद में 8,000 और फिर 12,000, ये 8,000 जमा किया है और ये 12,000, 12,000 है ना, हाँ 12,000। इसको सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में तोड़ लीजिए, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। 3 जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो है, खत्म कर दीजिए। तो x के रूप में कर लीजिए, तो ये 7x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8x, ये 12x हो जाएगा। इससे लघु रूप नहीं हो सकता है, यही इसका वैल्यू हो जाएगा सबका, तीनों का। अब कह रहा है कि ना B का जो हिस्सा है, B का जो लाभ है वो 3200 है, यानी कि 8x जो है वो 3200 के बराबर है। तो टोटल कितना x हो जाएगा जोड़िए, तो 20, अच्छा सॉरी दोस्तों 12, 8, 20, 20 से 7, 27 हो जाएगा। टोटल जो हो जाएगा वो 27x लाभ के बराबर हो जाएगा। तो 8x के बराबर 32 है, तो 27x के बराबर नहीं निकालेंगे। 27x के बराबर 32 है, नीचे चल जाएगा 8 और 27 चल जाएगा ऊपर। बस समझ में आ गया। चलिए अब आप क्या करेंगे, 32 नहीं 3200 है, 3200 है दोस्तों। तो यहाँ पे आप डबल जीरो करेंगे, 3200 ही करेंगे और फिर 27 से गुना कर देंगे। 8 का 32, 400 हो गया। डबल जीरो के डबल जीरो उतार दीजिए और 4 में 7 से गुना कीजिए। 7 28 हासिल 2 और 4 दूनी क्या 8 2 10, 10,800 टोटल लाभ हुआ है। ऑप्शन में देखेंगे 10,800 ऑप्शन नंबर डी में ही दे रखा है। ये क्वेश्चन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन जो विद्यार्थी नए हैं वो हमको जरूर बताएंगे, हम उनको अच्छे तरीके से समझाएंगे। काहे नहीं समझ में आएगा, सवाल को तो रुला देंगे हम। ये आपका रेशियो में दे दिया है, ऐसे सवाल देंगे एकदम देते हैं परीक्षा में। इसका जो पूरा जो है ना, हम बता रहे हैं, इसका जो पूरा जो क्वांटिटी लाभ जो इन्वेस्ट जो रुपये किए हैं ना, उसका सब शॉर्ट फॉर्म तोड़ लेंगे, शॉर्ट फॉर्म तोड़ लेंगे। उसके अंदर B का जो लाभ है ना इतने के बराबर है। तो टोटल कितना लाभ हुआ था कि B कितना मिला, आप समझ रहे होंगे इस बात को। जिनको भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आगामी एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब वो क्वेश्चन नहीं रहा जो कि साफ एकदम जोर हटाव दे दे। चलिए अब अगले प्रश्न पे देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ये उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाला है। ये सवाल बहुत बार NTPC में भी पूछा जा चुका है। तो सवाल आपसे यह कहता है कि एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने के लिए 40% प्राप्त करने होते हैं, यानी कम से कम 40% अगर जो लाएंगे आप तो वहीं आप परीक्षा में पास करेंगे। ठीक है, परंतु उसने केवल 40 अंक प्राप्त किए और 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो हो गया। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने हैं? देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है ये। 40% अगर जो आप ला रहे हैं तो पास हो रहे हैं। ठीक है, बात को समझिएगा इस बात को। और लड़का जो है कि 40% ला देता, लेकिन 40 अंक ला के 20 अंक कम कर दिया। तो 40 अंक तो ला ही है, अगर जो 20 अंक ला लेता, यानी कि 60 अंक ये प्राप्त कर लेता, 60 अंक ये प्राप्त कर लेता, तो ये 40% के बराबर हो जाता और ये पास भी हो जाता। लेकिन 40 अंक लाया है, 20 अंक से छूट गया। तो छोटे वाला जो रहेगा ना वो आप जोड़ दीजिएगा और इसके बराबर कर दीजिएगा, यानी कि 40% जो है वो 60 अंक के बराबर है। तो 1 पर निकालेंगे, 1% पे तो कितना हो जाएगा 60/40 अंक। कुल पूर्णांक पूछा है तो 100 पर निकाल लीजिए आप, तो 60/40 अगुने में 100 अंक हो जाएगा। चलिए इसको काट दीजिए, 20 पचे 100, 20 दूनी की 40, 30 दूनी की 60, अब 30 पचे 150, यानी कि 150 अंक। 150 अंक आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। जिन विद्यार्थियों को दिक्कत है जरूर बताएंगे। 150 जो है ऑप्शन नंबर आपका कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ ऑप्शन नंबर आपका 2 में ही दे रखा है। बात को समझाएंगे हैं, बढ़िया से समझेंगे दोस्तों, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। किसी भी एग्जाम में एक शीट जरूर लेना है दोस्तों,
और मैथ का संपूर्ण तैयारी तो हम करवाएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, बस हमको सपोर्ट कीजिए। ये सोचते हैं कि मैथ में मैं बिल्कुल कमजोर हूँ, उनकी सारी कमजोरियां हम दूर कर देंगे, बशर्ते आप डेली हमारे साथ हैं, अपडेट रहिए। जिस तरीके से हम डेली शाम में वीडियो अपलोड करते हैं, आप डेली हमारे साथ एक्टिव रहिए। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर तो प्रश्न यह कहता है, घबराएंगे नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। इस प्रश्न को देखकर खूब अच्छा से बनाएंगे। कुछ विद्यार्थी तो इस सवाल को बना भी लिए होंगे और कुछ हैं जो बनाने में लगे हुए रहे होंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। एक त्रिभुजाकार खेत है, क्या है, खेत है। खेत का परिमाप 540 मीटर है, ठीक है। उसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। तो इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो 5:12:13 आप समझ रहे हैं, पाइथागोरस नियम वाला यहाँ लागू हो रहा है। तो उसको हम कौन बनाएंगे, ये 5 के अनुपात में है और ये कितना के, 12 के। और कर्ण जो होता है इस सब दोनों के बड़ा होता है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ये 5 के रेशियो में है और ये 12 के रेशियो में है और ये 13 के रेशियो में है, ठीक है। चलिए इसका परिमाप जो है वो 540 है, ठीक है। तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, परिमाप पता है ना। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग जो दिया है 540 मीटर के बराबर है। तो 5x जोड़ 12x और जोड़ 13x बराबर कितना है, 540। इसको जोड़ दीजिए, 12×5 17 हो जाएगा। 17 और 3 20 और 10 30 हो जाएगा, 30x हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, 12×5 17 हाँ 30 हो जाएगा। 30x बराबर 540। एक गिरो से गिरो कट गया, 18 54। x का जो माना गया वो 18 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको अब हम इसमें गुना करेंगे। तो 18×5 90। ये जो भुजा है आपकी ए बी जो है वो 90, परिमाप किस चीज में दिया है, मीटर में है। तो ये भी मीटर के बराबर हो जाएगा। ये मीटर में दिया है, ये आपका 18, ये जो लंब है वो 18 हो गया, ठीक है। 18×5 90 हो गया। इस 12 में गुना करेंगे आधार के लिए। तो 18 में 12 से गुना करेंगे तो 18 नहीं 180 और 18 दूनी 36, 216 हो जाएगा। 216 मीटर हो जाएगा। और इसका तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकालना है खेत का। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कर्ण की जरूरत नहीं पड़ता है, 1/2 होता है। इसका क्षेत्रफल यहाँ लिख लीजिए, 1/2 आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब कह सकते हैं, ऊंचाई कहिए या शीर्षलंब कहिए। उतना नहीं लिखेगा आप एग्जाम में, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप भी इतना नहीं लिखेंगे। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए ना, आप मुझसे भी फास्ट बनाना सीख जाएंगे। आधार कितना है, 216 मीटर है। तो 216, ऊंचाई कितना है 90 है। तो यहाँ 90 कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसको 2 से काट दीजिए। तो 2 का 2 0 8 आ गया। चलिए 0 के 0 8 9 72 हो जाएगा और 9 के 9 यानी कि 9720 क्षेत्रफल निकला है। तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। 9720 आप ऑप्शन में देखेंगे। डियर स्टूडेंट आप ऑप्शन में देखिए। तो स्टूडेंट आप देखे होंगे कि 9720 मीटर स्क्वायर जो दिया है ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आई होप कि आप लोग को कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कुछ जवाब जरूर दीजिए, ताकि हमको फीडबैक मिले कि हम पढ़ा रहे हैं तो अगले स्टूडेंट छात्र एवं छात्राओं दोनों को समझ में आ रहा है। तभी तो हमको पता चलेगा कि हमारे पढ़ाने का मतलब सही जा रहा है। चलिए मिश्रण से सवाल ले लीजिए। यदि मिश्रण जो कि बार बार एग्जाम में एसएससी में पूछा ही जाता है, जरूरी नहीं कि डिफेंस में पढ़ा रहा हूँ तो अलग एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए जो भी आपके दोस्त हैं, सखी सहेली मित्र हैं, उन सभी को पढ़ने के लिए बोलिए, मेरे चैनल के द्वारा मैथ उनको संपूर्ण ढंग से तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं, प्रश्न पे जाते हैं। करा कि 40 लीटर मिश्रण में 11:12 के अनुपात में दूध और जल का है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, पहले इसको दूध और जल है, क्या है, दूध दूध और जल है। इसका जो अनुपात है 11:12 है, ठीक है। टोटल जो है आपका कितना है, वो टोटल जो आपका जो है वो 460 लीटर है। तो आप दूध लेकर निकल लीजिए, दूध ऊपर रखिए और टोटल के जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 हो जाएगा। 13 नहीं होगा, 23 होगा। और गुणे 460, 23 दूनी 46, 0 के 0, 11 दूनी 22, यानी कि 220 लीटर जो है वो आपका दूध है, ये मिल्क है, ठीक है। अब जल वाटर का निकाल लीजिए। वाटर जो आपका है 12 है, तो 12 ऊपर टोटल कितना है 13, यदि 26 है फिर 23 है दोस्तों, हम बार बार बोल रहे हैं 23, यहाँ 460 लीटर।
23 दूनी 46, 0 12 दूनी 24, यानी कि वाटर जो है 240 लीटर और मिल्क जो है 220 लीटर। अब कह रहा है कि मिश्रण में कितना दूध डालना चाहिए जिसमें दूध और जल का अनुपात 3:2 हो जाए। तो दूध ऊपर है तो 220, इसमें क्या डालना है तो 1 से मान लीजिए और 240, क्योंकि मिल्क जो है वो पानी जो है वो नीचे है और दूध, और पहले दूध बोला है तो दूध ऊपर रहेगा और जल नीचे का अनुपात 3:2 हो जाए। चलिए इसको गुना कर लीजिए, गुना करेंगे तो 22 44, 440 जोड़ 2 1 से बराबर 24 दिया 72 हो जाएगा। इसको उधर भेज दीजिए तो 2x बराबर जो हो जाएगा 720 घटाओ 440, तो 2x बराबर जो हो जाएगा, इसको हटाइए ना, 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 4 गया 2, ये 14 से 140 लीटर आप देखिए आंसर में 140 लीटर ऑप्शन में देखेंगे तो हाँ ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, यानी कि 140 लीटर मिश्रण में आप दूध डालेंगे तो दूध और पानी का अनुपात 3:2 के बराबर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपको जरूर बनाने आ जाएगा, क्योंकि मिश्रण के सवाल एसएससी के हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे CHSL हो, MTS हो या फिर और भी आगामी एग्जाम जैसे कि और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें मिश्रण से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, छात्रों एवं छात्राओं, आप सभी के लिए औसत का क्वेश्चन आ गया, एवरेज का आ गया। कह रहा है कि P, Q और R का औसत भार 51 kg है। यदि P तथा Q का औसत भार 45 किलोग्राम है और Q तथा R का औसत भार 46 किलोग्राम है, तो Q का भार क्या होगा किलोग्राम में बताना है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको एकदम आसान तरीके से समझाएंगे, चैनल पर बने रहेंगे। P प्लस Q प्लस R का जो औसत भार जो दिया है, हम सब नहीं लिखेंगे, औसत जो भार दिया है वो 51 दिया है ना। तो इसका कुल कितना हो जाएगा, कुल जो है कई आदमी है, 3 आदमी है, तो इसमें 3 से हम गुना कर देंगे तो 3 के 3 हो जाएगा और 5 15, यानी टोटल तीनों का जो वजन है 153 किलो के बराबर है। ठीक है, उसका ना P तथा Q का औसत भार, P प्लस Q का औसत जो भार है ना वो कितना है 45 है, 45 किलोग्राम है। तो टोटल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा, कुल वजन जो हो जाएगा इसमें हम 2 से गुना करेंगे क्योंकि 2 ही आदमी है, तो 45 दूनी 90 किलोग्राम हो जाएगा। P और Q को यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ P और Q है, यहाँ ये P है, ये Q है, ये P है, ये Q है, हमारा R के नहीं निकल जाएगा, इसमें से घटा दीजिए इसको, तो 153 में से 90 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ, और 15 में से 90 6, यानी R का वजन जो है 63 kg है। ठीक है, बात को समझे ना, देखिए जैसे P है, Q है, R है, तीनों इंक्लूड है, यहाँ P और Q दोनों के जो वजन है 90 किलो है, तो P Q के में घटा देंगे तो R का हमारा नहीं आ जाएगा। ये तो बहुत आसान सी बात है, बहुत बच्चे समझ गए होंगे, बहुत बच्चे जो नहीं समझे होंगे जरूर बताएंगे हमको, हम उनको बहुत ही आसान सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और प्रश्न जो कहा है Q के भार निकालना है ना हमको, Q के भार जब निकालना है तो इसमें रख दीजिए ना, नहीं इसमें नहीं रख सकते हैं क्योंकि R वाला में आप रख सकते हैं। एक और दिया है उसको पढ़िए, Q तथा R का औसत भार 46 है, Q प्लस R का जो औसत भार है वो कितना है, वो है आपका 46 किलोग्राम है। कितना आदमी है, 2 आदमी है, 2 से गुना कर दीजिए, कुल निकल जाएगा, तो कुल कितना है ये 92 किलोग्राम पे है, दोनों बड़ा मिला के। अब इसमें R के वैल्यू रख दीजिए, Q निकलना है ना, हाँ तो R किस में रख दीजिए तो Q निकल जाएगा, तो Q बराबर जो हो जाएगा, इसका दोनों का जो है 92 है, R इसमें घटा देंगे तो 63 घटाइए ना, 12 में से 3 गया 9 और 8 में से 6 गया 2, यानी 29 किलोग्राम आप ऑप्शन में देखेंगे ना, तो 29 किलोग्राम ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बहुत देखिए आसान तरीके से समझाया हूँ, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, सभी लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं, ये सवाल नहीं है कि जो पढ़ रहे होंगे जरूर समझ में आया होगा, जो नहीं पढ़ रहे होंगे संघर्ष कीजिए पढ़ाई से, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए ये सबसे बड़ी बात यह है कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आप 8 में 9 में 10 में पढ़े हैं, वो क्वेश्चन लेकर आए हुए। एक बेलन का आयतन ज्ञात करना है आपको। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई आपका जो दिया है 30 सेंटीमीटर है, तो बेलन के आयतन जो होता है दोस्तों
पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये आपको निकालना है। और दिया के आधार का क्षेत्रफल बेलन ये होता है, देखिए ये गोल होता है, तो आधार का क्षेत्रफल यानी ब्रीथ है यानी कि पाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू दिया है क्षेत्रफल 1386 दिया है, ठीक है, ये दिया है। उसके बाद में एच जो दिया है, पहले इसको निकाल लीजिए ना, आप इसको निकाल लीजिए। पाई के मान 22/7 रखिए, आर स्क्वायर बराबर 1386। 11 से काटे क्या, 22 से काटेंगे, हाँ 22 से काटिए किधर में, 22 का 132, 6 6 22 तिया 66, 63 हो गया, ठीक है। अब आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 63 गुने 7 हो जाएगा, यानी कि 17 की 21 हासिल 2 छक 42 और 2 44, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 441 बराबर हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये 21 सेंटीमीटर में दिया है ना सब चीज, तो हाँ ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। आर भी निकल गया। एच आपका जो दे रखा है वो 30 दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो आप इतना नहीं जान सकते हैं कि इस पे आप रख के निकाल सकते हैं, तो चलिए हम ही रख के निकाल लेते हैं, आप लोग देखेंगे। डियर स्टूडेंट, आप बस चैनल पर बने रहेंगे। पाई आर स्क्वायर यही निकाल देते हैं, चलिए। पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का क्षेत्र, बेलन का आयतन, यहाँ आयतन निकल रहा है वॉल्यूम, यहाँ से वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो पाई के मान 22/7। आर कितना है, आर निकला है ना, हाँ 21 दिया है, तो 21 का स्क्वायर गुने एच कितना है 30 है। चलिए 22/7 गुने 21 गुने 30 है, तो 70 की 21, 3 यहाँ हो गया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, 22 तिया 66 गुने 22 तिया 66 इसमें किया है, 21 तिया 63 जीरो क्या, तो चलिए इसको यहीं पे गुना करेंगे, डायरेक्टली करेंगे। 0 का 0 ये नहीं चल रहा है, ये डायरेक्ट गुना करेंगे। 0 के 0 छत्री 18 की 8 हासिल 1 6 36 और छत्री 18, तो 8 6 14 54 हो जाएगा, 54 1 55 हो जाएगा, हासिल 5 6 36 और 5 41, तो 41,580 सेंटीमीटर क्यूब। आप ऑप्शन में देखेंगे तो 41,558 कहाँ दिया है जी, 41,580 जो दिया है ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, मिस्टेक से बोला गया, 58 नहीं है, 41,580। आई होप कि आप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके दोस्त साथी समाजी सभी सहेली भाई बंधु जो भी तैयारी कर रहे हैं डिफेंस का, रेलवे का, या फिर जो भी किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ सिलेबस दिया है, तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़िए, और आपको हम बेहतरीन ढंग से समझाने की एकदम गारंटी ले रहे हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले एपिसोड यानी अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।